विद्यार्थी नमस्कार। आज की शाम विद्यार्थियों के नाम, कल आप सब जानते हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा एसएसटी का पेपर, और उस एसएसटी के अंदर आप सब जानते हैं कि भूगोल एक विषय जिसकी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, और मुझे ये विश्वास है कि ये प्रश्न आपके लिए कल परीक्षा में बहुउपयोगी सिद्ध होंगे और आपकी सफलता में ये सहयोग प्रदान करेंगे। इसी आशा के साथ प्रारंभ करते हैं आज का कक्षा कार्यक्रम। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यहां पर देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ग्रेट बैरियर रीफ है। पहली बात तो ये समझिए, ग्रेट बैरियर रीफ को ही हम लोग पानी का बगीचा कहते हैं। पानी का बगीचा, ध्यान रखिए। अब ये है कहां पर, तो आप सबको पता है यहां पर क्वींसलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, ठीक है। और इधर एक महासागर है जिसका नाम है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में इस तरीके से ये फैली है ग्रेट बैरियर रीफ। तो यहां पर ये कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में यहां पर देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, ध्यान रखिए, प्रशांत महासागर में पश्चिम की ओर एक लगभग 8 डिग्री साउथ से लेकर 22 डिग्री साउथ तक एक प्रवाल भित्ति की अवरोधक दीवार के रूप में लंबी, यानी दुनिया की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति कह सकता हूं मैं इसको, पानी का बगीचा भी कहते हैं। तो यहां पर देखिए चीन की दीवार, ये तो है ही नहीं सर। रॉकी पर्वत श्रृंखला, ये भी नहीं होगा। राजस्थान एक जलवायु, सीधा उत्तर आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण है। देखिए 2 प्रकार के ज्वार होते हैं। जो यहां पर ये देखेंगे आप लोग, ये मून के जो सामने वाला पार्ट पर यहां जो ज्वार आता है उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष ज्वार, और यहां पर पीछे जो ज्वार आ रहा है वो कहते हैं अप्रत्यक्ष ज्वार। तो प्रत्यक्ष ज्वार आने का प्रमुख कारण जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा पृथ्वी पर किसका गुरुत्वाकर्षण प्रभावी होता है? चंद्रमा का, ठीक है, क्योंकि 11:5 में लगता है, ठीक है। ये देखिए 11 अनुपात। हालांकि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल कौन रखता है? सन रखता है, ठीक है। अब आपको यहां पर देखिए, इधर जो पीछे जो आ रहा है वो किसके कारण आया है? अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण? अपकेंद्रीय बल। क्योंकि जब पृथ्वी घूर्णन करती है वेस्ट टू ईस्ट, ध्यान रखिए, एंटी क्लॉकवाइज नॉट इज क्लॉकवाइज, तो उस अवस्था में अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। और सर्वाधिक अपकेंद्रीय बल कहां लगता है? भूमध्य रेखा पर, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन वहां पर 1670 किलोमीटर, आप देखिए, सर्वाधिक स्पीड से वहां पर होती है। तो यहां पर सीधा उत्तर आ जाएगा पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 आपके कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण होता है। देखिए 2-3 चीजों को आप आराम से समझिए। यहां पर सूर्य ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं, ये तो यहां पर प्रत्येक अमावस्या को, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के परिक्रमण काल के तल पर आने पर, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमण तल पर आने पर, तो कब होता है? अमावस्या को। कब होता है? अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को। ये ध्यान रख लीजिएगा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होगा? अमावस्या को। और यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण यानी चंद्र ग्रहण यानी पूर्णिमा और अमावस्या को किस प्रकार के ज्वार आते हैं? दीर्घ ज्वार आते हैं। क्योंकि इस अवस्था में जो सन, मून और अर्थ, ठीक है, क्या रहते हैं? एक रेखा पर सीधे होते हैं, इसलिए इस अवस्था को सिज्जिकी की अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहां पर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है आपके स्क्रीन पर। इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं, और उसके पीछे कारण है, आप देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, यह है आपका उत्तर पश्चिमी यूरोप, ठीक है। और इस उत्तर पश्चिमी यूरोप के अंदर जब यहां से गर्म जल धाराएं जाती हैं, आप जानते हैं गल्फ स्ट्रीम भी आगे लेब्राडोर में मिलकर आगे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो बनाती है, गर्म जो है तो वो वहां पर, यहां जो आर्कटिक क्षेत्र के परिक्षेत्र से, यानी
मैं ये कह सकता हूं बर्फीला जो क्षेत्र है उससे गर्म पानी उसको पिघला देता है, तो ये बात सही है। दक्षिण पश्चिमी हवाएं साल भर उत्तर पश्चिमी यूरोप के ऊपर बहती हैं। तो बताइए इसमें क्या उत्तर आएगा? बहुत सरल प्रश्न है आपके सामने, ठीक है, बिल्कुल। तो उत्तर पश्चिमी जो यहां से दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं वो ड्रिफ्ट को उधर ले जाती हैं, और ड्रिफ्ट को जब वहां ले जाती हैं तो वहां बर्फ को पिघला देती हैं, ठीक है। तो ये कथन भी सही है और कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को जब आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि प्रश्न स्तरीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 नंबर आ रहा है विद्यार्थियों। देखिए, लैब्राडोर की ठंडी धारा गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, और गल्फ स्ट्रीम को क्या कहते हैं? यूरोप का कंबल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप का कंबल। किस जलधारा को कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम को। और पृथ्वी का कंबल किसे कहते हैं? पृथ्वी का कंबल। ये भी ध्यान रखिए, किसको कहते हैं? जल वाष्प को कहते हैं। जल वाष्प को क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पृथ्वी के क्या औसत तापमान को बनाए रखता है, इसलिए जल वाष्प को पृथ्वी का कंबल कहते हैं, ठीक है। तो अब प्रश्न को देख लेते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि यहां से नीचे से, पहला तो आप यह समझिए अटलांटिक महासागर में ये जाती है गल्फ स्ट्रीम, और गल्फ स्ट्रीम और ऊपर से आती है लैब्राडोर, क्योंकि लैब्राडोर ठंडी जलधारा है। कैसी है? ठंडी है। और गल्फ स्ट्रीम कैसी है? ये गर्म है। कैसी है? गर्म है। और गर्म और ठंडी जलधाराएं जब मिलती हैं तो ये 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मिलती है। कहां पर मिलती है? 40 डिग्री उत्तर अक्षांश पर। तो 40 डिग्री उत्तर अक्षांश पर जब ये मिलेंगी गर्म और ठंडी, तो यहां बनता है प्लैंकेटन। क्या बनता है? प्लैंकेटन बनता है। और प्लैंकेटन मछली का क्या होता है? मछली का भोजन। क्या होता है? मछली का भोजन होता है। इसलिए जितने भी आप देखिए यहां पर एक बनता है बैंक, और वो बैंक कौन सा बनता है? तो यहां पर सर न्यू फाउंडलैंड, आपने द्वीप सुना होगा, न्यू फाउंडलैंड। और वहां पर गर्म और ठंडी जलधारा जब मिलेगी, प्लैंकेटन बनेगा, तो वहां मत्स्य बैंक बनेंगे। आपने नाम भी सुने होंगे, जॉर्ज बैंक है, ठीक है, डागर बैंक है, ग्रांड बैंक का भी नाम सुना होगा आपने, उत्तरी क्षेत्र में आता है, उत्तरी सागर परिक्षेत्र में। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलन क्षेत्र पर मछली का ज्यादा, ये कह सकता हूं कि वहां पर उनकी अधिकता पाई जाती है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सागरीय जल में सर्वाधिक कौन सा पाया जाएगा? यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट। जल्दी से बताइए क्या आएगा? तो यहां पर देखिए सबसे ज्यादा पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड जो है सबसे ज्यादा यहां पर पाया जाता है। कितना? लगभग 77.8% पाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर दूसरा देखिए, दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो पहला और दूसरा आप देख लेंगे। तीसरे नंबर पर आ जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट। तो आपको यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर लगाए तो आप लगा देंगे। सबसे पहले नंबर पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है? सोडियम, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड और फिर मैग्नीशियम सल्फेट। और चौथा भी पूछ ले कि कौन सा पाया जाता है, तो ध्यान रखिए कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। महासागरों में औसत लवणता कितनी? 35 ग्राम प्रति हजार जल। सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। दूसरे नंबर पर मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरे नंबर पर मैग्नीशियम सल्फेट और चौथे नंबर पर कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है फर्स्ट पेपर में, ठीक है। सब्जेक्ट में हो सकता है, इसको डिनाई कर दे क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ रहा है साथियों। आराम से देखिएगा, एक एक प्रश्न को समझते जाइएगा और निश्चित रूप से कल की परीक्षा में यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर मत कहना चूक गए, मौका था, एक बार देख लेते अच्छा रहता, डिटो प्रश्न आया है, ऐसी बातें फिर मन में ही रह जाएंगी। इसलिए आराम से, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, 40 मिनट में वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। निश्चित रूप से यहां से प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित कारकों में से विचार कीजिए। देखिए, एक शिक्षक का नैतिक दायित्व भी होता है, वो विद्यार्थी को उस माध्यम तक पहुंचाए
बच्चे कोचिंग खूब करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन शिक्षक वह है जो आपको रास्ता दिखाए कि ये तो प्रश्न आएगा और ये नहीं आएगा, बाकी तो सब बातें किताबों में लिखी है, यू नो, नो डाउट, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो देखिए निम्नलिखित कारकों पर पृथ्वी का आवर्तन, देखिए पृथ्वी का आवर्तन का शब्द का मतलब होता है घूर्णन, ये थोड़ा सा अलग शब्द है, आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा। वायुदाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, और चौथा है पृथ्वी का परिक्रमण। ठीक है, परिक्रमण का मतलब होता है वार्षिक गतिक, क्या होता है, वार्षिक गतिक। ठीक है, और ये होता है क्या, दैनिक गति, घूर्णन। उपयुक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? देखिए पृथ्वी के घूर्णन से बिल्कुल प्रभावित करेंगे महासागरीय धाराओं को, वायुदाब और हवावी प्रेशर, ये भी, यहां से देखिए महासागरीय जल का घनत्व, डेंसिटी, ठीक है, और यहां पर पृथ्वी का परिक्रमण ये नहीं करेगा। ठीक है, ये प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो ये प्रभावित नहीं करता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 राइट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2, 1, 2, 3 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न कह सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 8 नंबर आ रहा है साथियों। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? अब आपको बताना है, ठीक है, कि कौन सी है। तो ये मैं यहां लिख देता हूं, ये थोड़ा सा आपको गलत लिखा हुआ है, बेंगुला। ठीक है, पूरा नहीं लिखा हुआ है, बेंगुला धारा। चलिए अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से। आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर की क्या बतानी है, शीतल जलधारा बतानी है। तो देखिए ये भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ब्राजील। ठीक है, हॉट क्लाइमेट, हॉट, ये तो गर्म है। ठीक है, तो क्या आ जाएगी यहां पर, बेंगुला। बेंगुला जलधारा दक्षिणी क्या है, अटलांटिक की है। ठीक है, और कैसी है, ठंडी है। और ठंडी जलधाराओं के लिए एक सूत्र याद रख लेना, क्यों बगुला केला फेंक रहा। तो ये देख लीजिए, कैलिफोर्निया, बेंगुला की जलधारा। ठीक है, ये आपके सारे इसके अंदर, फोकलैंड, ठीक है, ये इसके अंदर आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, फेंक रहा। तो यहां पर देखिए क्यों लेब्राडोर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये सूत्र था जो आपको सहायता करेगा। नेक्स्ट देखिए, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है, बरमूडा ट्रायंगल। आप देखिए यहां पर अटलांटिक में बरमूडा ट्रायंगल की स्थिति आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की स्थिति बनती है यहां पर। तो यहां पर पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर, यहां से देखिए पूर्वी, ये प्रशांत में तो है ही नहीं, हिंद में भी नहीं, ये तो खत्म ही हो जाता है दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सीधे तौर पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक में। ठीक है, अटलांटिक, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलन नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा सुमेलन नहीं है, जल्दी करिए, बताइए क्या आएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, आपको बताना भी है। यहां पर निम्नलिखित, ब्राजील धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट की जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक, अगुलहास, ये अगुलहास है। तो ये तो बिल्कुल सही है, अगुलहास बिल्कुल सही है, यहां पर ब्राजील भी सही है, गल्फ स्ट्रीम आप जानते ही हैं, अभी मैं कह रहा था। हम्बोल्ट की जलधारा को पेरू की ठंडी जलधारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरू की ठंडी जलधारा। लेकिन ये तो किसमें होती है, दक्षिणी प्रशांत में। आप जानते हैं दक्षिणी प्रशांत, ये देख लीजिए, यहां पर ये महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका, और यहां पर चिली देश है, और यहां पर पेरू, और ये ऐसे जाती है ऊपर। इधर कौन सा महासागर है, प्रशांत है, कौन सा है, प्रशांत, और इधर कौन सा है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए, पेरू की ठंडी जलधारा है, कहां होती है, दक्षिणी प्रशांत में होती है, इसलिए कौन सा सुमेलन नहीं है, तो यहां पर देख लीजिए ये गलत होगा, ये दक्षिणी प्रशांत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11, उच्चतम लवणता पाई जाती है, ये तो आप बता देंगे, उच्चतम लवणता किसमें पाई जाती है, सर्वाधिक तो वोंजी। ठीक है, 330 ग्राम प्रति हजार है। ये देखिए यहां पर ग्रेट साल्ट झील, ये यूएसए में है, इसे यहां पर लवणता पाई जाती है 220 ग्राम प्रति हजार। और मृत सागर की अगर हम बात करें तो यहां पर 238 ग्राम प्रति हजार पाई जाती है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जल्दी करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। आपके स्क्रीन पर सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित करो, आपको मिलान करना है यहां पर, ठीक है। अरावली, देखिए यहां से अरावली तो हम भूल ही नहीं सकते, राजस्थान वाले तो विशेष कर नहीं भूल सकते, और उसमें भी अलवर वाले बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि वो अलवर का जो शहर है वो तो बसा ही अरावली की वादियों में है, ठीक है। अरावली जो है वो मोस्टली डिवाइडेशन का काम करती है राजस्थान को, ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में, और आप जानते हैं कि वाटर डिवाइडेड रेंज के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो अरावली अवशिष्ट पर्वतमाला है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्राचीनतम पर्वतमाला है। ए में 2 आना चाहिए, सीधा उत्तर आ रहा है, वक्त मत गवाइए। ब्लैक फॉरेस्ट यहां पर ये है, माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, ठीक है, इक्वेडोर में, और विंध्यन, ठीक है, ये कैसा है, वलित है। तो यहां तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 2, 2, 4, 1, 3, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ता है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 13, पहले अश्रु, पहले टीयर्स की उत्पत्ति कब होती है? ये प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल है। मैंने इसको हमारे यूट्यूब चैनल एनके एग्जाम पास, आप जानते हैं अपना जो चैनल का नाम है वो ये है, एनके एग्जाम पास, यानी इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए और एग्जाम पास करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई जादू की छड़ी है जो पास करिए, मतलब पढ़िए और पास करिए, बिल्कुल परीक्षा से सारगर्भित चीजें आपको यहां पर मिलने वाली है। बहुत अच्छा प्रश्न, मैंने कम्युनिटी में डाला था इस प्रश्न को यूट्यूब चैनल पर, लेकिन मैंने कहा बहुत कम बच्चे इसका उत्तर दे पाए। कोई प्लेट विवर्तन की लिख रहा था, कोई भूकंप के समय। एक्चुअल में जब ज्वालामुखी आते हैं तो सबसे पहले आप देखिए पर्वत के नीचे जो प्रक्रिया बनती है, जैसे पर्वत जब बनता है ज्वालामुखी पर्वत, उससे नीचे ये स्थितियां बनती है। दूसरी बात, ये ज्वालामुखी उद्गार के समय इसकी उत्पत्ति होती है ज्वालामुखी। ये प्रश्न मैंने कहा उसमें केवल 7% बच्चे इसका उत्तर दे पाए, बहुत अच्छा प्रश्न था, हालांकि थोड़ा लेवल ज्यादा था, वो एक अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसलिए सीधा चलते हैं 15 नंबर पर। एयरबेस ज्वालामुखी कहां पर है? इसका उत्तर तो आप दे देंगे। एयरबेस मैं आपको बता देता हूं कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी। और यहां पर अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती है। देखिए सबसे ज्यादा 60 से लेकर और 90% ज्वालामुखी में जो निकलता है वो निकलता है जलवाष्प और गैसें। अगर इनमें भी सबसे ज्यादा पूछ ले कि ज्वालामुखी सबसे ज्यादा क्या निकलता है, तो जलवाष्प निकलता है। आपको ये गलती नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि यहां से प्रश्न आ जाए और आप तो इसमें आप देखिए, फिर उसके बाद में जलवाष्प CO2, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये इसका उत्तर होगा, ठीक है। ये जलवाष्प के बाद में मुख्य गैसें इसमें से निकलती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का संबंध है। तो यहां मैं एक ऑप्शन और जोड़ देता हूं, कोलोराडो नदी, ठीक है, कोलोराडो नदी। चलिए अब बताइए, मिसिसिपी नदी, ये तो यूएसए में आप सब जानते हैं, उसकी सबसे बड़ी नदी। हांगहो, ये पीली नदी है, ये तो चीन के अंदर है, ठीक है। कांगो नदी अफ्रीका में, कांगो या जायरे नदी मध्य अफ्रीका का हाईवे कहलाती है, ठीक है। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो। और कर्क रेखा को माही। और ये भी आप जानते हैं कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो। 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी, 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी लिम्पोपो है। तो कर्क रेखा को कौन काटती है? 2 बार, 2 बार काटने वाली, ये तो आप जानते ही होंगे कौन सी नदी हो जाएगी? माही, ठीक है। और भूमध्य रेखा को यहां पर देख लीजिएगा, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी हो जाएगी? कांगो नदी, ठीक है। तो यहां कोलोराडो नदी जो है ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है, ठीक है, कोलोराडो नदी। तो इसका संबंध कोलोराडो से हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। यहां पर देखिए, मगन तटों का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, कल भी मैंने इसकी चर्चा की थी। मगन तट सर्वाधिक किस में पाए जाते हैं? अटलांटिक। इसे अंध महासागर भी कहते हैं, अंध महासागर, अंध महासागर, अंधेरा महासागर, व्यापारिक महासागर, बंदरगाहों का महासागर, सर्वाधिक इसी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन करने वाले विद्वान थे। ठीक है, बताइए क्या आएगा, जल्दी करिएगा, अच्छा प्रश्न है इसमें। ठीक है, चलिए, तो जीन्स और जेफ है। तो ज्वारीय परिकल्पना, ये तो एसएसटी वाले जरूर पढ़कर जाएं, ऐसा प्रश्न तो आप जरूर पढ़कर जाएं 100%। और चैम्बरलिन ने कौन सी तो टीसी चैम्बरलिन ने कौन सी दी? ग्रहाणु। ग्रहाणु, इसका मतलब क्या था कि पृथ्वी का निर्माण किससे हुआ? ठोस से। किससे हुआ? ठोस से हुआ। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न था साथियों, यहां पर आपको पता भी होना चाहिए, जेम्स का भी आपको पता होना चाहिए, जेम्स ने क्या कहा था। और निहारी परिकल्पना और पूछ लेता है, निहारी का परिकल्पना किसने दी? परिकल्पना ये लालाप्स ने दी। किसने दी? लालाप्स ने। लाप्लास, एक मिनट सॉरी, लाप्लास। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहां पर देखिए, ग्रहाणु टीसी किसने दी? चैम्बरलिन ने, चैम्बरलिन। और जेम्स जीन्स ने कौन सी दी? ज्वारीय परिकल्पना। आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है, परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्योंकि इसमें ज्वारीय परिकल्पना कहते हैं सूर्य से, ठीक है, इसकी उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, वायु दाब सबसे कम होता है। मैंने कहा ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। ठीक है, तो यहां पर तो इसका उत्तर सीधा आ जाएगा ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, वोल एलन विकिरण मेखला निम्न में से किस मंडल में? जल्दी से बताइए, वोल एनल रेडिएशन जो है ये किस में होगी? क्या आएगा इसका उत्तर? ठीक है, जल्दी बताइए क्या आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, वोन एलन क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो वोन एलन जो होगी ये रेडिएशन किस मंडल में हो जाएगी? बहिर्मंडल। वोन एलन विकिरण मेखला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निशादीप्त मेघों का निर्माण कहां होता है? निशादीप्त, ठीक है, देखिए दो प्रकार के आपने नाम सुनेंगे, एक होता है मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड्स या मोती के बादल। ठीक है, एक तो ये होता है, एक होता है ये तो पाया जाता है किसमें, कहां पर पाया जाएगा? समताप मंडल, मोती के बादल। यहां पर बात कर रहा है केवल निशादीप्त मेघ की। तो निशादीप्त मेघ कहां पाया जाता है? मध्य सीमा में। एक्चुअल में ये मध्य मंडल होगा। ठीक है, मध्य मंडल। तो कई बार क्या होता है, देखिए सर्वाधिक बादल और मौसमी घटनाएं नीचे कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल, इसी में होता है। फिर भी कई बार जलवाष्प की मात्रा यहां पर चली जाती है तो यहां भी बादल बन जाते हैं। इन्हें कहते हैं मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स, या इन्हें हम मोती के बादल कह देते हैं। और यहां पर जो मध्य मंडल है, इस मध्य मंडल में यहां पर कौन से बादल पाया जाता है? निशादीप्त मेघ पाए जाते हैं। ठीक है, तो सीधा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 की ओर बढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, लैब्राडोर गल्फ स्ट्रीम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका 40 डिग्री अक्षांशों के, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा प्रश्न था, यहां पर क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर सोडियम क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अभी देख रहे थे 77% लगभग। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा यहां पर 25, जो महासागरीय धारा बेमेल है उसको बताइए, जल्दी बताइए कौन सी होगी। ये प्रश्न थोड़ा टिपिकल हो सकता है आपके लिए, बेमेल बतानी है आपको। अब बताइए चलिए देखिए, उत्तरी भूमध्य सागरीय धारा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक, ये तीनों कैसे हैं? गर्म है। और ये कैलिफोर्निया की धारा कैसी है? ठंडी। तो ये क्या हो जाएगी? बेमेल हो जाएगी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, प्रवाल विकास में जो दशा अवरोधक है वह है। प्रवाल विकास में जो दशा अवरोधक है वह है।
अवसाद रहित सागर, ये तो नहीं है, अवरोधक नहीं है, अवसाद रहित होना चाहिए वाटर, किसके लिए? प्रवाल के विकास के लिए। विशेष ऊंचा खारापन, छिछला उपोषण सागर अब तट, छिछला भी होना चाहिए, ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर भी बरकरार रहना चाहिए, ठीक है, 20 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, ज्वालामुखी निर्मित प्लेट फोम व द्वीप, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, द्वीप के सहारे हो ज्यादा वो अपने आप को स्टेबल कर पाती है। तीसरी, विशेष ऊंचा खारापन, ये गलत है, 40 से अधिक बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये जो है ये दशा नहीं होनी चाहिए, ये तो अवरोधक है, इसका उत्तर आ जाएगा ये। अवरोधक कौन सी आपको बतानी थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जहां वलयाकार प्रवाल मिलती है वह स्थल है, वलयाकार आपको बतानी है, ठीक है, रिंग के आकार के वलयाकार, लक्षद्वीप नहीं, नवमोर द्वीप, क्यूबा द्वीप, फूनाफूटी द्वीप, तो राइट आंसर हो जाएगा फूनाफूटी द्वीप। ये पूछ सकता है कंफर्म, फूनाफूटी को जरूर पढ़कर जाइएगा, कल के एग्जाम में सेकंड पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान की वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है, ना कि वृद्धि, परंतु उसने आपसे अप्लाइड क्वेश्चन पूछा है प्रैक्टिकल, कि अगर मान लीजिए क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ेगा, तो आप याद रखिए, मैंने आपको यहां पर एक शब्द बता रखा है, पहला ऑप्शन है तापीय प्रतिलोमन, दूसरा है तापीय विसंगति, तापमान की शिथिलता और मौसमी शिथिलता। तापीय प्रतिलोमन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है तापीय प्रतिलोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 29, फोन एक स्थानीय हवा है, चीन की, उत्तरी कोरिया की, जापान की, स्विट्जरलैंड और फ्रांस की। देखिए फोन कहां? यूरोप में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। हो सकता है ऑप्शन में अगर ये नहीं होता तो फ्रांस होता, तो उसको भी आपको कंसीडर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, यहां पर 30 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब आपको देखिए सुमेलित करिए, वायु के प्रकार और क्षेत्र, बिल्जर्ड, ठीक है, उसके बाद में चिनूक हिमभक्षणी, ठीक है, बोरा और खमसिन। खमसिन कहां चलती है? मिस्र में, ये तो आपको पता ही है। यहां पर चिनूक प्रेरीज, क्योंकि चिनूक कहां चलेगी? यूएसए और कनाडा, और कनाडा में पाए जाने वाले घास के मैदान प्रेरीज। बिल्जर्ड कहां चलेगी? यहां भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि सब बिल्जर्ड कहां पर चल रही है, तो और यहां पर बिल्जर्ड। अब आप देखिए, यानी बै के अंदर आपका एक होना चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन तो है ही नहीं दोनों। फिर आपको खमसिन तो मिस्र में है 4, ये भी आपका यहां पर 4 होना चाहिए, तो यहां भी आपका ऑप्शन ये सीधे तौर पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी बिल्जर्ड कहां चलेंगे? साइबेरिया में, हालांकि अंटार्कटिका महाद्वीप पर। देखिए यहां भी आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, अंटार्कटिका महाद्वीप में चलने वाले तूफानों को भी क्या कहते हैं? बिल्जार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्जार्ड कहते हैं। तो वैसे यहां उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहां पर जो बोरा है वो एड्रियाटिक तट पर, ठीक है, एड्रियाटिक के तट पर सिराको पौने भी चली जाती है। नेक्स्ट 31, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा होती है। अब आपको यहां प्रश्न बताना है, बहुत अच्छा है। देखिए पवनों की दिशा को तो आप ध्यान में ही रख लीजिएगा, ये मैं आपको बता देता हूं, 5 डिग्री नॉर्थ, यहां 30 से 35, 60 से 65, तो अब आपको ये नॉर्थ पोल है, 90 डिग्री नॉर्थ पोल, यहां 30 से क्या है? 35 डिग्री नॉर्थ, यहां पर 60 से 65 डिग्री नॉर्थ, और ये ITCZ है ये आपका, ठीक है, 5 डिग्री साउथ और 0 डिग्री ITCZ, ये ITCZ है। अब देखिए यहां पहली पवन चलेगी व्यापारिक, उत्तरी व्यापारिक, दूसरी उत्तरी पछुआ, और यहां पर चलेगी उत्तरी गोलार्ध की ध्रुवीय पवनें। अब यहां पवनों की दिशा ये है, ठीक इसके विपरीत कर दीजिए पछुआ पवनों, और फिर ऐसे कर दीजिए। इसका मतलब ये क्या है? नॉर्थ, और ये क्या है? ईस्ट, ये क्या है? वेस्ट, और ये क्या है? साउथ। अब पवन जब ऐसे चल रही है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये ऐसे चल रही है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो यहां पर देखिए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।
ध्यान रखना, उत्तरी व्यापारिक और उत्तरी ध्रुवीय पवनों की दिशा क्या होती है, समान होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 32, ऊपर उठती हुई भूमध्य रेखीय वायु तथा नीचे बैठती के मध्यस्थ को कहते हैं। यह प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखिए, वो आपसे कोशिका पूछेगा और कोशिका याद करने का तरीका बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। ये लीजिए, यहां पर ध्यान रखना 0 डिग्री से 5 डिग्री का जो क्षेत्र है नॉर्थ, उसके बाद में 30 से 35, 60 से 65 और 80 या 85 से ये 90 डिग्री नॉर्थ है। ऐसे ही नीचे हो जाएगा, ध्यान रखिए 30, 35, 60, 65 और 90 डिग्री साउथ, ठीक है। चलिए मैं लिख भी देता हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। 30, 35, 60, 65 और 80 से 90। अब नीचे भी सेम डिटो 30, 35, 60, 65, 80 से 90, साउथ साउथ साउथ, ये आपका क्या है नॉर्थ नॉर्थ, ये भी आपका नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है अपने आप को, यहां पर देखिए, ये लीजिए सर, यहां आपका एक बड़ा इशू आएगा, यहां पवन चलेगी ये वाली पवने, ठीक है, ये पवने, और यहां पवन चलेंगे ये, यहां से जो ये आई है और इधर से ये पवन आई है, दोनों टकराने के बाद ये वापस जाएगी और ये, यानी इन दोनों के बीच में जो कोशिका बनेगी यहां, ये कोशिका कहलाएगी हेडली कोशिका, हेडली। फिर ऊपर से ये पवन जाएगी, नीचे से ये ध्रुवी आएगी, नीचे से पछुआ, ये टकराने के बाद यहां उतर जाएगी, ये टकराने के बाद नीचे, यहां जो कोशिका बनेगी वो बनेगी फेरल। कौन सी बनेगी, फेरल। और यहां कौन सी बनेगी, ध्रुवीय कोशिका, ठीक है, ये ध्रुवीय कोशिका, और ये कौन सी है, फेरल कोशिका। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। अब वो क्या कहता है, ऊपर उठती हुई भूमध्य रेखीय वायु, भूमध्य रेखा से वायु उठी, ये लीजिए, ऊपर से ये आ रही है, नीचे व्यापारिक आ रही है, कि मध्यस्थ बैठती हुई ये बैठेगी और ये वापस टकरा कर चली जाएगी। आप देखिए कहां टकराएगी, ITCZ सेक्टर के साथ में, तो वहां कौन सी कोशिका बन रही, हेडली, तो इसका क्या आएगा, हेडली कोशिका। ये एक्चुअल में हेडली कोशिका है, कोष नहीं है, ठीक है। चलिए, हेडली कोशिका, 3 कोशिकाएं बनती है, हेडली, फिर फेरल बनती है और फिर ध्रुवीय बनती है। गलती मत करना, प्रश्न आएगा यहां से। आगे देखिए, यहां पर 33, ज्वारों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक है, ठीक है। यहां पर उत्तरदायी कारक उसने पूछा है ज्वारों के लिए, तो पृथ्वी, यहां पर देखिए पृथ्वी चंद्रमा का अपकेंद्रीय बल, ये तो है ही नहीं, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल तथा चंद्रमा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये वैसे इसमें कई ऑप्शन दिए हैं, चंद्रमा पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसमें 2-3 ऑप्शन सही है इस प्रश्न में, तो ये प्रश्न एक अलग तरीके से डिफ्यूजनल प्रश्न मान सकते हैं इसको। 34, यहां पर देखिए, किसी स्थान पर प्रत्यक्ष ज्वार प्रतिदिन 52 मिनट के विलंब से आता है। कोई बात नहीं, ठीक है। यहां मान लीजिए एक ये ज्वार है, यहां प्रत्यक्ष ज्वार आया है और प्रतिदिन अगले दिन यहां कितनी देरी से आएगा, 52 मिनट की देरी से आएगा। बहुत अच्छी बात है सर, यहां मून था, अब मून यहां पहुंचा, ठीक है, तो अब पृथ्वी को वहां पहुंचने में समय तो लगेगा। क्या कहता है कि 52 मिनट के विलंब का कारण है, विलंब का कारण चंद्रमा का परिभ्रमण, पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अक्ष पर झुकाव, ये भी नहीं है, ये तो है ही नहीं, ठीक है। अब इसके लिए क्या उत्तर रेस्पॉन्सिबल होगा, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट कर लिख के बताइए क्या आएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, थोड़ा कंफ्यूजनल करने वाला प्रश्न तो है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी दोनों क्या कर रहे हैं, यहां पर एक दूसरे पर कार्य करते हैं, तो क्या आना चाहिए, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। यहां पर आप देखिए चंद्रमा का परिभ्रमण, अब यहां थोड़ा सा समझना है कि चंद्रमा के परिभ्रमण यानी घूर्णन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किसके ऊपर, ज्वार। तो फिर उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा पृथ्वी का परिभ्रमण, और यानी पृथ्वी का क्या, घूर्णन, ठीक है। अच्छा प्रश्न था, थोड़ा कंफ्यूज जरूर करता है, लेकिन आपको इसका उत्तर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, वायु में जल वाष्प की अधिकतम मात्रा होती है 5%। फैक्ट क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36, भारत में कौन से संवर्ग की मृदाएं सर्वाधिक क्षेत्रफल पाई जाती हैं।
देखिए भारत में सर्वाधिक इनमें से एरिडोसोल्स, मोलिसोल्स, एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, तो सर्वाधिक ये हो जाएगी इंसेप्टिसोल्स भारत में। ठीक है, सर्वाधिक संवर्ग की मृदाएं पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है साथियों, यहां पर देखिए ये थोड़ा सा अलग तरीके का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, राउरकेला ओडिशा, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, विजयनगर कर्नाटक, डोलवी झारखंड, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेटेराइट मृदा जहां नहीं मिलती है, लेटेराइट मृदा आप सब जानते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय व कहवा के लिए। सर्वाधिक कहां पर मिलती है? यहां पर देखिए असम पश्चिम बंगाल में तो मिलती है, लेकिन सर्वाधिक कहां मिलती है? मालाबार तट, और मालाबार तट का कर्नाटक केरल। ठीक है, नहीं मिलती पूछे, यहां पर देखिए तमिलनाडु में तो मिलेगी, कर्नाटक में मिलेगी, मध्य प्रदेश में मिलेगी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मृदा मिलती है? सर्वाधिक जलोढ़ मृदा मिलती है। ठीक है, सर्वाधिक जलोढ़, तो उत्तर प्रदेश में लेटेराइट मृदा नहीं पाई जाती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 39 नंबर, यदि पृथ्वी का परिभ्रमण, देखिए पृथ्वी के परिक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यहां देखिए घूर्णन की बात कर रहा है, गति दोगुनी हो जाए यानी आपको डबल कर दे तो अगला प्रत्यक्ष उच्च ज्वार आने में कितना विलंब होगा? देखिए एक प्रत्यक्ष के बाद अगला प्रत्यक्ष कितनी देरी से आता है? उच्च ज्वार। आप ये आपने नहीं पता तो याद कर लेना, 13 13 13 और 13, 26 दूनी 52। ठीक है, ये आपको जब भी आपको ऐसा प्रश्न लगे तो आप इसको, ये मैंने समझा दिया था क्लास में आपको, यहां तो क्योंकि हम हल करा रहे हैं इसलिए यहां को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला प्रत्यक्ष के बाद अगला प्रत्यक्ष ज्वार कितने मिनट की देरी से आता है? 52 मिनट की देरी से। लेकिन हमने क्या काम किया है, हमने अर्थ की ये पावर जो है, घूर्णन पावर है, इसको कितना कर दिया? 2 गुना। ठीक है, और मून यहां पहुंचता था पहले, मून के सामने यहां पृथ्वी का ये जो पॉइंट था, इस वाले पॉइंट को ये घूमकर जब ये आई पृथ्वी यहां पर, तो यहां पर जाने में कितने मिनट लग रहे थे? मून के सामने 52 मिनट। अब इसकी जब हम गति बढ़ा दी तो इसके सामने जाने में कितने लगेंगे? आधा लगेगा। जब गति बढ़ गई है पृथ्वी की तो समय आधा लगेगा, यानी 52 की जगह अब कितना मिनट लगेगा? 26 मिनट लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 40, फोकलैंड धारा किस महासागर में चलती है? ये देखिए फोकलैंड के बारे में बात कर रहा है। फोकलैंड धारा किस महासागर में चलती है? हिंद महासागर में, आर्कटिक में, अटलांटिक में और प्रशांत में। तो मैंने आपको बताया था फोकलैंड कहां चलेगी? यहां पर दक्षिणी अटलांटिक। और ये कैसी है फोकलैंड धारा? ठंडी। मैंने कहा क्यों बगला फेंक रहा, ठीक है, ये सूत्र आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटलांटिक। तो साथियों ये आज का कक्षा कार्यक्रम था, आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और आप सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं हैं। हमारे इनमें से आपको कल प्रश्न देखने को मिलेंगे। कल शाम को आपसे पुनः मुलाकात होगी। ठीक है, तब तक के लिए अब लेते हैं विदा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।